देखना अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत की। आज से हम ये यूनिट स्टार्ट करेंगे, पहली यूनिट है। अच्छे से आपको पढ़ना है, नोट साथ के साथ में बनाते रहना है, कोई दिक्कत हो तो आपको वो बता देनी है। तो देखना यूनिट अपनी फर्स्ट है वो करेंगे। यूनिट फर्स्ट स्थिर विद्युत की, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखना इस यूनिट में अपने 4 चैप्टर हैं, 1 से लेकर 4 तक चैप्टर इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है अपना उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। और जो चैप्टर दूसरा है उसका नाम है गाउस का नियम। गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। जो तीसरा चैप्टर है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव। और जो चौथा चैप्टर है वो है अपना विद्युत धारिता। विद्युत धारिता यानी कि स्थिर विद्युत के में हम 4 चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, और तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, और जो चौथा चैप्टर है वो है विद्युत धारिता। और जो ये चारों चैप्टर है यूनिट फर्स्ट है, ये आपके एग्जाम में आती है 7 नंबर की आती है, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट है अपनी। चारों चैप्टरों में से 7 नंबर की क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। और ये जो 2 नंबर का आता है ये आता आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, आंकिक प्रश्न आता है। तो ये आपके हैं इसके जो बोर्ड का जो पैटर्न है वो है यूनिट फर्स्ट है, इसका नाम है स्थिर वैद्युत की। इसमें 4 चैप्टर आएंगे और जो है 7 नंबर के। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 का, और एक क्वेश्चन आता है इसमें 1 नंबर का। तो देखना हम स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहला विद्युत क्षेत्र। तो साथ के साथ में आप देखना नोट्स बनाते रहना है। तो देना स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देना इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है यानी कि चार्ज एट रेस्ट। यानी कि स्थिर विद्युत की में किसका अध्ययन करेंगे? आवेश का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो आवेश है वो क्या रहेगा? रुका हुआ रहेगा। आपको मेन चीज ये दिखनी है। इसमें देखना अपनी जो बुक है उसके 2 भाग है, एक बुक है फर्स्ट और एक बुक है सेकंड। जो फर्स्ट बुक है उसमें हम सिर्फ आवेशों के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि जो 1 से लेकर 10 तक चैप्टर है उसमें हम सिर्फ आवेशों के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। और याद रखना जो 1 से लेकर 4 तक चैप्टर हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत के में, उसमें आवेश है वो रुका हुआ रहेगा। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि 1 से लेकर 4 तक चैप्टर पढ़ेंगे स्थिर विद्युत के में, उसमें आवेश है वो गति नहीं करेगा, आवेश है वो रुका हुआ रहेगा। इसमें ये बात आपको नोट कर लेनी है। आवेश है वो क्या रहेगा? रुका हुआ रहेगा इसमें। अब देखना आगे बढ़ते हैं। ये आवेश होता क्या है इससे हम स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या होता है? देखना जो आवेश के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो एक 600 ईस्वी पूर्व में बताया गया था। एक वैज्ञानिक था थेल्स, उसने बताया था। थेल्स ने क्या बताया था कि अंबर को अगर अंबर को हम ऊन से रगड़ेंगे, ये अंबर नामक पदार्थ होता है कोई, अगर उसको हम ऊन से रगड़ेंगे तो जो अंबर में
कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी कि जो अंबर है इसको हम ऊंचे रख देंगे, फिर अंबर को अगर हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाएंगे तो ये जो अंबर से कागज के टुकड़े क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो सबसे पहले जो इस आवेश के बारे में बताया था वो किसने बताया था, एक वैज्ञानिक था थेल्स, जो 600 ईस्वी पूर्व में था, बहुत सालों पहले की बात है। उसने बताया था कि अंबर नामक पदार्थ को अगर उनसे हम रगड़ेंगे तो अंबर में जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं या फिर और भी टुकड़े हो सकते हैं जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और उसको नाम दिया था उसने आवेश। एक बात आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले किसने बताया था, थेल्स ने बताया था। यानी कि अंबर नामक पदार्थ को अगर हम उनसे रख देंगे तो अंबर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और जो एम्बर है वो ग्रीक भाषा का संबंध है और इसी से किसकी उत्पत्ति हुई है, इलेक्ट्रोसिटी यानी कि विद्युत की से इलेक्ट्रॉन इसी से उत्पत्ति हुई है, विद्युत की। वे जो विद्युत की उत्पत्ति हुई एम्बर नामक पदार्थ से, जो ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत होता है, चार्ज होता है। इसको आपको अच्छे से बात याद रखेंगे। ये तो पहले की परिभाषा है और जो अब की परिभाषा है 2020 में जो चल रही है उसकी ये परिभाषा है। यानी कि पहले क्या था कि जो आवेश है वो एक देना, जो अंबर नामक पदार्थ को उसने जो उनसे रगड़ा था और बाद में देखा कि अंबर नामक पदार्थ से कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो चिपक जाते हैं और उसने उसको क्या कहा था कि आवेश के कारण ही होता है। ये थेल्स ने बताया था 600 ईस्वी पूर्व में। अब देना जो वर्तमान इसकी परिभाषा आवेश की वो क्या है, आवेश किसी वस्तु का वैगुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। ना बताते हैं अभी क्या क्या परिभाषा लिखवाई इसके बारे में बताते हैं, तथा उनका अनुभव करता है, देखना द्रव्यमान देखना। सबसे पहले आपको बता दो द्रव्यमान, यहां से देखना अच्छे से। देना द्रव्यमान के द्वारा ही हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं। अगर द्रव्यमान होगा तभी हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आवेश है तो आवेश हम किसका अनुभव करेंगे, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र आवेश से उत्पन्न भी हो सकता है, तथा जहां कहीं पर पहले से अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है तो उसका हम पता भी लगा सकते हैं। तो आवेश किसी वस्तु का वैगुण धर्म होता है जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव भी करता है, उसको हम बोलते हैं आवेश। जैसे कि द्रव्यमान के द्वारा हम गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न भी होता है और अनुभव भी करते हैं, उसी प्रकार से आवेश भी एक वस्तु का वैगुण धर्म होता है जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, तथा अगर पहले से अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है तो उसका अनुभव भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं आवेश। अब बात करते हैं आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना को देखना, इसको ध्यान से देखना। एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम तेरा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 8 और 1, 8 तो 10 से 11, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11 और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों के अपनी बराबर होती है।
यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11 और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है 11 है। अब देखना क्या होगा कि तो सोडियम के जो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो क्योंकि अगर बाह्यतम कक्ष में 2 8 18 32 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो कक्षक है वो पूर्ण होगा। अब इसमें देखना 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कक्षक को पूरा करने के लिए सोडियम क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी तो इसके पास में 8 होंगे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग देगा, बाद में 8 बच जाएंगे तो भी अष्टक पूरा हो जाएगा। यानी कि एक तो सोडियम क्या कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। और देना इजी काम कौन सा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्योंकि हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इतना आसान नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने बचेंगे 10, और प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि प्रोटॉन में तो कोई परिवर्तन है वो नहीं हुआ है। तो देखना प्रोटॉन है Na+, इलेक्ट्रॉन से कितना जाता है 1 जाता है, यहाँ पर कितना आ गया Na+। अब देखना प्लस कब आया है, जब 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो वहां पर क्या आएगा धनावेश, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस है वो इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि प्लस कब आया है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। ये सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। अब बाह्यतम इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए, बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्योंकि 7 और 1 8 हो जाएंगे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो इसके बाद में बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो सबसे इजी काम कौन सा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 और प्रोटॉन हो जाएंगे 11। तो प्रोटॉन की संख्या 11, तो यहाँ पर कितना आ गया है Na+। तो देखना 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तब कितना आया है प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या आता है धनावेश आता है। अब देखना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन का। अब जरा तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है 2 8 और 7, 8 और 10 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। अब है ना इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 17 और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है 17 है। अब देखना क्या होगा, इसमें अष्टक पूरा करना पड़ेगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। और हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना सही है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 8 तो 18, जबकि जो प्रोटॉन की संख्या वो कितनी होगी, प्रोटॉन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Cl-। अब देखना माइनस चिन्ह कब आया है, जब 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो अगर वृद्धि हो रही इलेक्ट्रॉन की तो वहां पर क्या आएगा ऋणात्मक चिन्ह आता है, माइनस आएगा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वहां पर आएगा धनावेश, अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है तो वहां पर क्या आएगा ऋणावेश आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लिया था, ये सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Na2 8 1। बाह्यतम कक्षा में देखना इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करेगा। इजी काम कौन सा है, 1 इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करना। तो निष्कासित करते इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा 11 हो जाएंगे। यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है कमी हुई है, और कमी होती है यहाँ पर क्या आ गया है प्लस आ गया, क्योंकि प्रोटॉन जाता है यहाँ पर प्लस, तो इलेक्ट्रॉन की कमी से आता है धनात्मक चार्ज। अब बात करते हैं दूसरा जो अपना एग्जाम्पल है वो क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 7 है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की भी संख्या कितनी 17। अब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, इसका कक्षक वो पूर्ण हो जाएगा 8 8 16 2 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और प्रोटॉन की 17 है, प्रोटॉन की 17 यानी कि कम है, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है तब क्या है माइनस आया। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है।
और जो इलेक्ट्रॉन की जो संकल्पना है, सॉरी आवेश की संकल्पना है, वो किसके द्वारा दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही आवेश की संकल्पना वो दी जाती है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही किसकी संकल्पना दी जाती है? तो यहां पर आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश की संकल्पना दी जाती है। अब प्रोटॉन के द्वारा क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन है वो किसके अंदर उपस्थित होता है? नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और जो प्रोटॉन है वो प्रबल बलों द्वारा बंधा रहता है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाता, जबकि इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता स्वतंत्र होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन है वो त्याग भी सकता है। इसलिए आवेश की संकल्पना वो इलेक्ट्रॉन द्वारा दी जाती है, नहीं कि प्रोटॉन द्वारा, क्योंकि प्रोटॉन है वो प्रबल नाभिकीय बलों के द्वारा बंधा रहता है, बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण भी कर लेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन वो त्याग भी सकता है। इसलिए आवेश की संकल्पना है वो किसके द्वारा दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही दी जाती है। अब देखना अगला टॉपिक, और आपको इसमें याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। और ये एग्जाम्पलों के द्वारा आपको अच्छे से समझा भी दिया है। अब देखना तो अगला टॉपिक है, अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। तो देखना आवेश के प्रकार में ये कोई छड़ है, ले लीजिए, ये एक छड़ लिए जिसके ऊपर है धनावेश, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? धनावेश है। एक है दूसरी छड़ ले ली है जिसके ऊपर भी धनावेश है। अगर हम इस छड़ को इसके पास में लेकर जाएंगे तो देखना यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस के बीच में होता है प्रतिकर्षण, यानी कि ये इसको धक्का देगा और ये इसको, तो ये जो छड़ है ये इस प्रकार से घूम जाएगी, क्योंकि प्लस प्लस के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी कि प्रतिकर्षण, तो ये इससे ये छड़ इससे दूर हटेगी, जबकि ये छड़ इससे दूर हटेगी, यानी कि प्लस प्लस के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब जैसे ये एग्जाम्पल और मान लेते हैं, एक ये छड़ है जिसके ऊपर है -7, एक है दूसरी छड़ जिसके ऊपर भी -7 है। तो देखना ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो प्लस प्लस हो, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ये छड़ इसके पास में जाएगी ये इस प्रकार से क्या हो जाती है? घूम जाती है, क्योंकि प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ये, यहां पर है चार्ज प्लस और एक छड़ ये ले लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज है माइनस। जब ये प्लस वाली छड़ के समय भी माइनस वाली छड़ जाएगी तो यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित, और ये छड़ है वो इस प्रकार से घूम जाएगी, क्योंकि ये प्लस प्लस है, ये छड़ इसको आकर्षित करेगी, ये इसको आकर्षित करेगी, तो ये इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। जबकि इसमें क्या प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, ये इसको धक्का, ये इसको धक्का देंगे, तो छड़ इस प्रकार से घूम सकती है। तो आपको देखना क्या याद रखना है कि जो प्लस प्लस माइनस माइनस ये जो आवेश होते हैं इसको बोलते हैं सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। और जो प्लस माइनस होते हैं उसको बोलते हैं विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। प्लस प्लस को बोलेंगे या फिर माइनस माइनस को सजातीय और प्लस माइनस को बोलेंगे विजातीय।
और एक बात और याद रखनी है, प्लस प्लस माइनस माइनस ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यह है आवेश के प्रकार। और ये जो धनात्मक और ऋणात्मक है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक का जो प्रयोग किया था, यहाँ पर धनात्मक चार्ज है, यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज है, तो इसके बारे में धनात्मक और ऋणात्मक शब्द का जो आवेशों के लिए सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश का नामकरण किया था वो इसने ही किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगर धनात्मक प्लस प्लस है तो आपस में होगा प्रतिकर्षण, और माइनस प्लस है तो आपस में होगा आकर्षण। इसको आप अच्छे से वो नोट कर लें। अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक तो देखना इसका सबसे पहले एसआई मात्रक है ना। हमने धारा की परिभाषा पढ़ी थी, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। तो देखना अगर आप क्यू बराबर इसको करोगे तो आई इनटू में कितना आएगा, टी। अब क्यू बराबर आई होता है धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इंटू टी समय का मात्रक होता है सेकंड। इसलिए आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या आ गया, एम्पियर इंटू सेकंड, या फिर हम इसको बोलते हैं कूलम। कूलम ये तो इसका ऐसा ही मात्रक है। जबकि सीजीएस इसका मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन। स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन इसका कौन सा मात्रक हो गया है, सीजीएस मात्रक। अब देखना होगी अन्य मात्रक भी होते हैं इसके, अन्य मात्रक होता है फैराडे। फैराडे और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है एक फैराडे बराबर, और एक माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम। एक नैनो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलम, और एक पिको कूलम बराबर होता है 10⁻12 कूलम। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेंगे। अब इससे अगला टॉपिक हम कल करेंगे, इसको अच्छे से आपको देख लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है, और इसको अच्छे से रफ कॉपी में आपको एक बार निकाल कर इनको और देखना है। ओके, कल करते हैं फिर इससे आगे।